Hello students, today we are going to discuss our new topic Forms of Business Organization Part 6 Cooperative Societies. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से पहले हम कुछ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। उसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आती है वो आती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या होती है? कॉमनली अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो हमारी सराउंडिंग्स में हम लोगों को अगर देखने को मिलती है तो बहुत ही रेयर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिलती है वो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मिलती है, जहाँ से हम फर्टिलाइजर सीड्स वगैरह परचेज करते हुए लोगों को देखते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे होती है, कितने टाइप्स की होती है और उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A cooperative societies is defined as a voluntary association of persons to meet their common economic, social and cultural needs. एक cooperative societies का मतलब क्या होता है? Voluntary associations of the persons, यानी कि एक ऐसा संगठन लोगों का जो अपनी इच्छा से किया जाता है और किस लिए किया जाता है? एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। वो इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है और कल्चरल भी हो सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी होता है और वो एक्ट कौन सा होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस था, उसके रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। पार्टनरशिप में भी कंपलसरी नहीं होता है, हम कराना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नहीं कराना चाहे तो ना कराएं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। और इसके मीनिंग्स को हम देखते हैं। मीनिंग में हमारी मेन सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं। इट इज़ अ वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक वॉलेंट्री ग्रुप होता है, यानी कि बाय फोर्स हम किसी को मेंबर नहीं बनाते, अपनी इच्छा से लोग इकट्ठे होते हैं और बिजनेस में पैसा लगाकर सोसाइटी को रन कराते हैं। दे हैव कॉमन प्रॉब्लम्स, उनकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उन एक्सप्लॉयटेशन से पीछा छुड़ाने के लिए वो क्या करते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टार्ट करते हैं। दे ज्वाइन टुगेदर टू सोल्व देयर प्रॉब्लम्स, वो इकट्ठे होकर उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। और मेन एम क्या होगा? प्रोटेक्ट द मेंबर्स, मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? जिन मेंबर्स को, यानी कि जिन पर्सन्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, मिडलमैन्स के द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा, उन एक्सप्लॉयटेशन से मेंबर्स को बचाने के लिए ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इसकी कुछ फीचर्स होती हैं। पहली फीचर है ओपन मेंबरशिप, यानी कि जो मिनिमम मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो 10 होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। तो मिनिमम 10 मेंबर्स मिलके भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करा सकते हैं। सेकंड है वॉलेंट्री एसोसिएशन, यानी कि अपनी इच्छा से एक संगठन बनाया जाता है जिसमें कुछ लोग मिलते हैं, अपनी इच्छा से कुछ पैसे अपना डिपॉजिट करते हैं और वो मेंबरशिप ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेट कंट्रोल। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर प्लेस्ड अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू रजिस्ट्रेशन। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है, तो वो कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारा आता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पैसा कहाँ से आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे रन की जाती है? तो इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द मेंबर्स। कैपिटल जो है वो सभी मेंबर्स के द्वारा इकट्ठी की जाती है, या फिर गवर्नमेंट जो फंड देती है, जो ग्रांट देती है, जो सब्सिडीज देती है, उनके थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रन किया जाता है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है प्रजातंत्र, जहाँ प्रजा की चलती है। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं और अपना जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको इलेक्ट करके सोसाइटी को रन करते हैं। और इनका मेन मोटिव क्या होगा? सर्विस मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सर्विस मोटिव होता है, सोसाइटी को सर्विस देना। जिन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है उनको मनी लैंडर से, प्रोड्यूसर से, मिडलमैन से जो एक्सप्लॉयटेशन मिलता है उससे छुटकारा दिलाना इनका मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट आता है सेपरेट लीगल एंटिटी।
सेपरेट लीगल एंटिटी उन्हीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की होती है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो मेंबर्स हैं और जो बिजनेस है उन दोनों की अलग अलग एंटिटी होगी, दोनों अलग अलग नाम से चलते हैं और जो मेंबर्स होंगे उन सब की लिमिटेड लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। यहाँ पर हम प्रॉफिट नहीं कह सकते, सरप्लस बोलेंगे कि सारा कॉस्ट, सारा खर्चा लगाने के बाद में जो चीज़ बचती है, जो पैसा बचता है, उसका क्या किया जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जब भी कोई सरप्लस होता है तो उसमें से थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा फंड एक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है, वहाँ पर वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी उस पैसे को यूटिलाइज किया जा सके। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से कुछ परसेंटेज उस सोसाइटी के डेवलपमेंट में यूज कर दिया जाता है जहाँ पर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रन कराई जाती हैं, और उसके बाद में जो सरप्लस बचता है उसको मेंबर्स में बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो भी सरप्लस होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी कि यहाँ पर म्यूचुअल कोऑपरेशन से, आपसी सहमति से सब लोगों की हेल्प की जाती है। जो भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये थी सारी की सारी हमारी फीचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। अब हम देख लेते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं इनके। तो पहला, ईजी फॉर्मेशन, इसका रजिस्ट्रेशन कराया और फटाफट हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, लोगों के द्वारा जो होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं और सोसाइटी को रन कराया जाता है। ओपन मेंबरशिप होगी, कभी भी मेंबर आ सकता है और सबकी कंसेंट से वो कभी भी जा सकता है। लिमिटेड उनकी लायबिलिटीज होगी, सर्विस मोटिव के लिए वो काम करेंगे। स्टेबिलिटी होगी, बिजनेस में किसी भी मेंबर के, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में किसी भी मेंबर की डेथ हो जाने पर, इंसॉल्वेंसी हो जाने पर या कोई भी इलनेस हो जाने पर कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी होगी। इकोनॉमिक ऑपरेशंस इसमें करे जाएंगे और जो सरप्लस होगा उसको शेयर किया जाएगा किसमें, मेंबर्स के बीच में। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स है, यानी कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स। और डिसएडवांटेजेस में क्या है भाई, लैक ऑफ कैपिटल, थोड़ा पैसा होता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, लोग अगर अनपढ़ हैं उनको मैनेजमेंट अच्छे से नहीं आता तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होगा बिजनेस में, है ना। लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी, बिजनेस सीक्रेसी इसलिए लीक होगी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, तो सीक्रेसी उन लोगों के साथ में भी शेयर की जाएगी, इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ सीक्रेसी की बात कही गई है। कैश ट्रेडिंग सबसे बड़ी यहाँ पर जो लिमिटेशन होती है वो कैश ट्रेडिंग होती है। अगर किसी बंदे के पास कैश नहीं होता तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई भी चीज़ परचेज नहीं कर सकता, तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक इसकी होती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, भाई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो लोग काम कहाँ से करेंगे। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें रहेगा, इंटरफेरेंस उनका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, यानी कि इस बिजनेस को बढ़ाने के स्कोप बहुत ही कम होते हैं क्योंकि पैसों का अभाव होता है। इसको चलाने वाले कौन पर्सन होते हैं, वही पर्सन होते हैं जो गरीब हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहते हैं। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा पैसे लगाकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रन नहीं कराया जाता और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वो कम होता है। अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ताकि हमें पता लगे कि क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कैसे काम करती है और किस किस सेक्टर में वो हेल्पफुल है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हमारी आती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि हाउसिंग सोसाइटी होगी हमारी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारी आती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, यानी कि ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पर कंज्यूमर से रिलेटेड कंज्यूम करने वाले सारे आइटम्स मिलते हैं और ये कंज्यूमर्स को अवेलेबल होंगे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट फेयर प्राइस पर। ठीक है, इनका मेन एम क्या होता है, एलिमिनेट करना मिडल मैन्स को टू अचीव द इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। और बेस्ट एग्जांपल इसका होता है अपना बाजार या बिग बाजार। क्या होता है इसमें कि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, अगर वो प्राइवेट शॉप से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं नॉर्मल पर्सन,
तो उनको वो चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। किस वजह से महंगी मिलती है? क्योंकि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आने के बीच में जो भी मिडलमैन्स होते हैं उनकी कॉस्ट भी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, जिस वजह से वो प्रोडक्ट बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। बट कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती है, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से, होलसेलर से ये प्रोडक्ट लेती है और उन पर जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे, जो कंपनीज होंगी, वहाँ से माल लेने के बाद में डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल कर देती है। तो इससे जो मिडलमैन की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इसीलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका जो प्राइस होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट शॉप्स कम होता है। ठीक है, तो अपना बाजार और बिग बाजार जो होता है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारी आती है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स रन कराते हैं, किस लिए? प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। वो कलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और उनको अरेंज करते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि सेल करती है, क्या सेल करती है? अमूल मिल्क प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत हेल्प करती हैं। इससे क्या होगा, जो मार्केटिंग में जो पर्सन्स बैठे हुए प्राइवेटली जो काम करते हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट हमारी आती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। प्रोड्यूसर्स, नाम से पता लगता है जो मटेरियल्स बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती हैं। जो प्रोड्यूसर्स स्मॉल लेवल पे काम करते हैं उनके रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीनरीज आदि जो है उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सके और जो भी उन्होंने काम किया है, जो प्रोडक्शन किया है, उसको अच्छे से सेल किया जा सके। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हरियाणा हैंडलूम्स। तो ये हैंडलूम्स के प्रोडक्ट्स को सेल करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्रेडिट का मतलब होता है उधार देना। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लाइक जैसे बैंक्स होते हैं इसी तरीके से काम करती हैं। ये लोगों का जो पैसा होता है, सेविंग्स होती है, उसको एक्सेप्ट करती है और उसके बदले में जिसको रिक्वायरमेंट होती है उन बंदों को रीजनेबल टर्म्स पर लोन प्रोवाइड करती है। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करती है रीजनेबल टर्म्स में। और ये क्या करती है, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है मनी लेंडर से, उससे पीछा छुड़ाती है। ठीक है, तो इसमें जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो बेस्ट एग्जांपल है हमारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। इन सोसाइटीज़ से बैंक से भी सस्ती दरों पर लोन अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है रेजिडेंशियल हाउसेस टू द मेंबर्स। जिन मेंबर्स के पास उनका खुद का हाउस नहीं होता उनको हाउस प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करती है, उनको लोन प्रोवाइड्स करती है, लैंड्स को परचेज करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है, कंस्ट्रक्शन के लिए या हाउस देने के लिए उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्राइवेट शॉप से या प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन सस्ती दरों पर लोगों को चीज़ें अवेलेबल कराती है, जिससे जो बीच में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है उससे बचा जा सके। तो ये थी आज हमने जो की है सारी की सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एक हमारी और रह जाती है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रिलेटेड टू फार्मिंग होती है, यानी कि एग्रीकल्चर करने वाले जितने भी फार्मर्स होते हैं उन फार्मर्स के लिए भी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ बनाई गई है, जो उनको फर्टिलाइजर्स, सीड्स और इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इजी रेट पर अवेलेबल कराती है। और अगर उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन्स चाहिए होते हैं तो वो भी उनको इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर अवेलेबल कराती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन किया जा सके, उन चीज़ों को बनाया जा सके और उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये फार्मर्स को बहुत हेल्प प्रोवाइड करती है। अगर ये फार्मर्स फर्टिलाइजर्स, सीड्स प्राइवेट शॉप से या प्राइवेट मार्केट से परचेज करते हैं तो इनको बहुत कॉस्टली मिलती है, बट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ इनको वही सारी चीज़ें सस्ते दामों पर भी अवेलेबल करा देती है ताकि ये कम्प्लीटली अपना फार्मिंग का काम कर सके। तो ये थी हमारी सारी की सारी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।